इनको तो ये बतलाना चाहिए कि सिखों के साथ कितना बदसलूक होता है पंजाब में। मिसेस गांधी ने कहा कि देखो, ये जितने टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं गोल्डन टेम्पल में, उनको ख़त्म कर दूंगी। तो मैं सोचता हूँ कि अगले 6 महीने में मिसेस गांधी मरी जाएंगी, तो आप उसका बचाइए जैसे ही बचा पाएंगे। इस ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि इसके साथ हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया कि लोग हिंदू खुश हो जाएं कि ये तो भिंडरा वाले ख़त्म हो गए, ये मार दिया, ये कर लिया, हमने बदला ले लिया और कोई खालिस्तान वाला मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। तो 3000 सिखों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, सब कुछ बेच के इंडिया में आ गए। नमस्कार, मैं दीपाली शर्मा स्वागत करती हूँ आपका प्रभात प्रकाशन के कार्यक्रम सुपरस्टार लेखक में। दोस्तों, आज हमारे साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉ के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी जीवीएस सिंधु जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, आज हम आपसे जो आपकी पुस्तक है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर लिखी गई है, खालिस्तान षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी, जिसे हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, इसके कई पहलुओं पे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें और हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली मैं 1964 में आईपीएस ज्वाइन करी। उससे पहले 2 साल मैं गवर्नमेंट कॉलेज नाभा में हिस्ट्री भी प्रोफेसर था और 64 के जो पासिंग आउट परेड, उस वक्त आईपीएस की ट्रेनिंग माउंट आबू में होती थी, उसमें मैं अपने बैच का बेस्ट ट्रेनी भी था और उसके लिए मुझे होम मिनिस्टर का रिवॉल्वर, प्राइम मिनिस्टर का बैटन मिला और पासिंग आउट परेड भी मैंने लीड करी। फिर मुझे यूपी काडर अलॉट हुआ, तो यूपी में 6-7 साल रहा, जिसमें 2 साल एएसपी कानपुर, 1 साल एडिशनल एसपी आगरा और 2 साल एसपी बाराबंकी। और इस पीरियड के बाद मैं RNAW में फरवरी 1972 में डेपुटेशन पे आ गया और वहाँ पर सिर्फ मैं 1.5 साल ही रहा था कि मुझे उस वक़्त के जो फाउंडर सेक्रेटरी RN काओ साहब ने बुलाया और कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत जूनियर हो, यंग हो, मगर तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन देने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम उसको ठीक निभा पाओगे। और वो ऑपरेशन था जो 2 बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन लैंडमार्क किए RNAW में उस वक्त। पहला था RNAW का रोल बांग्लादेश की लिबरेशन का, जिसमें मुक्ति वाहिनी वगैरह बाकी बहुत उन्होंने ऑपरेशन किए सक्सेसफुल। और दूसरा ये था सिक्किम की मर्जर का, जो मुझे दिया। तो ये सिक्किम की मर्जर में तकरीबन वहाँ 2.5-3 साल रहा, सन 73 से लेकर मई 1975 तक, जबकि सिक्किम भारत का 22nd स्टेट बना और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। और इस ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि इसके साथ हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। और पूरे ऑपरेशन की मैंने पूरी जो है विस्तार से बतलाया है। मेरी किताब, जो पहली किताब 2018 में छपी थी, पेंगुइन ने छापी थी, सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद मुझे ऑटवा, जो कनाडा का कैपिटल है, वहाँ भारतवर्ष का हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी लगाया गया। हाई कमीशन जो है ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जितनी भी एम्बेसीज होती हैं उसका नाम हाई कमीशन कहा जाता है। और मेरी जो दूसरी किताब है, जिसके बारे में आज आप डिस्कशन करेंगे, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, एक्चुअली उस पीरियड से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं कनाडा में रहा सन 1976 सितंबर से लेके 3 साल सन 1979 सितंबर तक रहा। और उसके बाद जो है, आपको पता ही है, किताब आपने पढ़ी है। जी सर। सर, ये जो खालिस्तान शब्द है, ये कहाँ से आया और क्यों आया? ये खालिस्तान एक्चुअली पार्टीशन, जब इंडिपेंडेंट मिली इंडिया को अगस्त 1947, उससे पहले जो थे कुछ फोर्सेस जो थी सिखों को इनकरेज कर रही थी कि आपका अलग प्रोविंस दे देंगे जो खालिस्तान होगा। उसमें से एक जिन्ना थे, दूसरे जो थे ब्रिटिशर्स थे। डिवाइड एंड रूल तो करते रहते थे, मगर सिखों ने ये सोचा कि हमारा भविष्य जो है भारतवर्ष के साथ ही है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया और उसके बाद हिंदुस्तान का सारे सिखों ने एक्सेप्ट हुआ। मगर पहले कुछ आश्वासन दिए थे कांग्रेस ने, सीनियर लीडर्स ने, सिखों के लिए हम ये करेंगे तब वो करेंगे। मगर इंडिपेंडेंट इंडिया बनने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, उसमें कोई ऐसी चीज़ आ नहीं सकती थी, तो सबसे
ठीक है कि ये भी चल रहा है, मगर ऐसा कोई शब्द 47 के बाद खालिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी जो कि पॉपुलर मूवमेंट हो। कुछ लोग थे 4-5 जो बातें किया करते थे खालिस्तान की इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे कपूर सिंह ICS ऑफिसर जो डिसमिस कर दिए थे, जिन्होंने बाद में कहा जाता है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट किया। दूसरे एक थे जगजीत सिंह चौहान, और जगजीत सिंह चौहान पहले मिनिस्टर थे लक्ष्मण सिंह गिल की मिनिस्ट्री में अकाली गवर्नमेंट में, तो छोड़ के वो खालिस्तान के पीछे लग गए। मगर उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक ISI के एजेंट हैं, और कुछ रिपब्लिकन सेनेटर जो US के थे और उनके भी साथ बहुत करीब थे वो। तीसरे थे डॉक्टर सोहन सिंह, और चौथे ये आपके जो है सिमरनजीत सिंह मान आजकल भी चल रहे हैं। मगर कोई इनके पर्सनल 2-4-5 आदमी होंगे, मगर इनका कोई पॉपुलर बेस नहीं था और कोई ऐसी डिमांड खालिस्तान मांगने वाली नहीं थी। जी सर, ये जो भिंडरावाला का उदय है उसे आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे की मतलब कुछ मुख्य वजहें हैं? एक्चुअली भिंडरावाले एक गांव के रहने वाले हैं, रोडे, जो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। तो उनके साथ एक सेमिनरी है चौक मेहता में, जो है वहाँ पर जो चौक मेहता उनका, यहाँ पर सब एक पर्टिकुलर उनको मिंट टकसाल कहते हैं, उनको दमदमी टकसाल इसका नाम है। ये अमृतसर से 30-40 किलोमीटर की दूर है। तो उसमें ये 14th हेड बन गए, जबकि उनके गुरु जो करतार सिंह एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद करतार सिंह ने, क्योंकि भिंडरावाले की रिलीजियस जो सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने करतार सिंह ने अपने लड़के को ना सक्सेसर बना के भिंडरावाले को चुना। तो ये तो थे हेड ऑफ द टकसाल, मगर अगर वो टकसाल के हेड रहते, कोई इतना ही जानते हैं कि वो 14th हेड थे, मगर इस पीरियड में 77 वगैरह में बने थे शायद हेड। तो पंजाब पॉलिटिक्स जो हुई 77 के जो इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुई इंडिया में, एट द नेशनल लेवल कांग्रेस बुरी तरह हार गई और पंजाब में भी बहुत बुरी तरह हार गई। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे जैल सिंह, यानी जैल सिंह उस वक्त, तो उनको भी बुरा लगा कि हमारी तो गद्दी खुस गई। तो दोनों इस चीज़ के बाद गवर्नमेंट बन गई अकाली दल एंड जनता पार्टी अलायंस। जनता पार्टी जो थी वो शहरी लोगों के इंटरेस्ट देखती थी, अकाली दल गांव के सिखों के इंटरेस्ट देखती थी। तो मगर ये जैल सिंह ने संजय गांधी जो थे, मिसेस गांधी के छोटे लड़के, उससे कहा कि हम इस गवर्नमेंट को तोड़ सकते हैं या डिफरेंसेस कर सकते हैं अकालियों में और जनता पार्टी में, अगर हम कोई ऐसा सिख बहुत खाड़कू टाइप एक संत खड़ा कर लें और वो सिखों की मॉडरेट पॉलिसीज को अकालियों की अटैक करे कि तुम हार्ड लाइन पॉलिसी को अपनाओ। और वो जब ऐसा करेंगे तो जनता पार्टी जो है शहरी लोगों के इंटरेस्ट को देखती है, उसमें क्लैश हो जाएगा, या तो टूट जाएंगे या झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये जो है, मैं किताब जो लिखी है सारी, वो 2 ऑपरेशन की तरह लिखी है, इसलिए कि बहुत देर लोग तो हैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, यंगस्टर्स हैं, तो उनकी समझ में आ जाए कि ये क्या चल रहा था उस वक्त। तो ये ऑपरेशन 1 जो है उस पीरियड, ये है मिडिल ऑफ 78 से शुरू होता है। और उसी वक्त जो ये संत, जो खाड़कू संत, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला संत, इन्होंने ढूंढा। ये कुलदीप नायर हैं, उन्होंने किताब में लिखा अपना बियॉन्ड द लाइन। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा कमलनाथ से बात करी, जो है ना कमलनाथ आजकल पॉलिटिशियन जो मध्य प्रदेश के, तो कमलनाथ ने कहा कि हमने 2 संतों की इंटरव्यू करी इस मामले में। एक तो बहुत ही डोसाइल था, ढीला ढाला, मगर भिंडरावाले बिल्कुल ठीक लगे हमें, तो इसलिए हमने उनको अपने साथ बुलाया और उसको कभी कभी पैसे भी भेज देते। मगर कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा टेररिस्ट बन जाएगा। तो मैंने अपनी किताब में लिखा कि असली तो अंदर से चाहते ही थे ये टेररिस्ट बने। तो ये जो पार्ट ऑपरेशन 1 है, कोई भी ऑपरेशन होता है उसका एक मुद्दा होता है कि हमारा मतलब क्या है, क्या करना है इस ऑपरेशन से। दूसरा है कि किस तरह से हम करेंगे। तीसरी चीज होती है कौन कौन इसको करेंगे, कौन आदमी है इस ऑपरेशन करने वाले में। तो मुद्दा तो ये था कि अकाली दल और जनता पार्टी का अलायंस तोड़ना। और कैसे करेंगे, एक इन्होंने
भिंडरा वाले खालिस्तान समझिए, इस मोटे को, इसको पकड़ लिए मुद्दे को, हम ऐसे करेंगे, भिंडरा वाले को खड़ा करेंगे हिंदुओं के मन में डर पैदा करने के लिए। एक खालिस्तान का मुद्दा जो कभी था ही नहीं, उसको हम खड़ा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो लोगों के मन में ये हो जाए कि भी खाली हिंदुस्तान के तो टुकड़े होने वाले हैं। तो ये दो तरीके। और कौन कौन कर रहे थे इसके पीछे? फर्स्ट ऑपरेशन में संजय गांधी, जैल सिंह, मिसेस गांधी और कमलनाथ। मगर इन लोगों ने 78 से लेके, मिडिल ऑफ 78 से लेके एंड ऑफ 79 समझिए, उस वक्त तो कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि भिंडरा वाले ने कभी एक्चुअली देखा जाए खालिस्तान मांगा नहीं, कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मुझे खालिस्तान चाहिए। कभी कभी कह देता था कि अगर बीबी मिसेस गांधी को कहता था, बीबी अगर मेरी झोली में डाल देगी खालिस्तान तो ना भी नहीं करूँगा। अब जो है, अब जैल सिंह और संजय ने भिंडरा वाले को भजन कीर्तन के लिए तो नहीं बुलाया था, इसको तो कुछ मुद्दे उठाने थे, मुद्दों को आगे बढ़ाना था, तो वो खुद कह ही नहीं रहा खालिस्तान। तो आपके ज्ञानी जी ने एक नया खड़ा कर दिया ग्रुप जिसका नाम दल खालसा था 78 के दरमियान। और दल खालसा की मीटिंग पहले सुना है कि औरमा होटल में हुई, उसके 600 रुपया ज्ञानी जी ने दिया मीटिंग का खर्चा। फिर थोड़ी दिनों के बाद एक हुई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका भी कांग्रेसों ने पैसा दिया। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल खालसा ने कहा कि साहब हमें तो खालिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट वगैरह चाहिए। अब यही दल खालसा जो है भिंडरा वाले को भी सपोर्ट करने लगा। और ये 1981 सितंबर 29 सितंबर में ये दल खालसा ने एक इंडियन एयरलाइन का हाईजैक किया प्लेन, जो श्रीनगर से दिल्ली आना था, इसको ले गए लाहौर। और वहां पर कुछ डिमांड्स में नंबर 2 डिमांड रही थी कि भिंडरा वाले जो उस वक्त लाला जगन्नारायण के मर्डर में जेल में चले गए थे कि उसको छोड़ा जाए। अब दल खालसा भिंडरा वाले को छुड़ा रहा है, और दल खालसा अब लोगों के मन में ये शंका पैदा हुई, या सोचने लगे कि ये दल खालसा जो है ये भिंडरा वाले की ही पार्टी है और भिंडरा वाले भी खालिस्तान चाहते हैं। तो ये इतना चलते चलते कोई खास फायदा नहीं हुआ, भिंडरा वाले की पॉपुलैरिटी वगैरह कुछ नहीं थी। और 140 में से 1979 में SGPC की इलेक्शन होती है, मगर केवल 4 आदमी थे जो इसके जीत पाए। अब ये देखिए, मैं सिक्किम से मैंने पहले कहा कि सीधा ऑटवा में मैं पोस्ट हो गया, कनाडा में फर्स्ट सेक्रेटरी हाई कमीशन ऑफ इंडिया में। तो मैं 3 साल जब रहा, बहुत जगह गया, घूमा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, बाकी शहरों में कई बार दफा गया। तो सब काफ़ी लोगों को जानने लगा। मेजॉरिटी उस वक्त सिखों की होती थी। और इस पहचान के अंदर सिर्फ मुझे ये पता लगा 1976 से 79, 3 साल, मैं 79 एंड की बात कर रहा हूँ, कि उसमें सिर्फ 2 आदमी जो खालिस्तान की या तो बात किया करते थे कनाडा में, या वो प्रचार करते थे। एक तो थे प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी, जो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी टोरंटो में है, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वो मगर बहुत नेक पाक सिख थे, तो मगर अब किसी को प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं करता, जो उनको मिलने जाता था कहते थे कि सिखों की बेहतरी यही है कि अगर उनकी इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान हो। और जहाँ पर कुलदीप सिंह सोढी था, वो अपने आप को कहता था कौंसल जनरल ऑफ खालिस्तान। वो था आदमी जगजीत, कभी कभी पासपोर्ट खालिस्तान के भेज देता था, मोमेंटोस, कभी स्टैंप भेज देता था, इस तरह से वो चलता था। मगर उसकी कोई ख़ास वक़्त या उसकी कोई फॉलोइंग ना पहचान थी। ये पता लग जाएगा कितनी उसकी इज्जत थी। मुझे मार्च 1979 में टोरंटो में फर्स्ट सिख कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुझे बुलाया गया, मैं वन ऑफ द स्पीकर था। तो जिस दिन जब मेरी बारी आई बोलने की, तो मेरा थीम था स्पेट सब्जेक्ट के सिखों को, पहली जनरेशन को, ठीक है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए जो इंडिया में हो रहा है, मगर इतना भी नहीं कि सारा उसी के बारे में सोचो, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सोचो, उसकी बेहतरी की। मैं इतना ही कहा तो कुलदीप सिंह सोढी जो ऑडियंस में बैठा था, तो वो खड़ा हो गया कि जीबी सिंह मेरा पासपोर्ट में नाम है सिद्धू। तो उसने कहा जीबी सिंह जो हैं ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के एजेंट हैं। मोरारजी उस वक्त थे प्राइम मिनिस्टर। तो इनको तो ये बतलाना चाहिए कि सिखों के साथ कितना बदसलूक होता है पंजाब में। उसने इतना ही कहा था कि उसके साथ 3-4 जो सिख बैठे थे उसको कुर्सी से उठाया और बाहर ले गए। तो इतनी तो इज्जत और वक़्त थी वहाँ पर। और 78 में, 1 साल पहले, मिडिल ऑफ 78 में मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने दिल्ली से चिट्ठी लिखी कि अभी सिद्धू हमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। तो मैं इसलिए लिखा करता था कि उस वक्त रागी जो है और जो ग्रंथी और सेवादार
पंजाब से आते थे तो वो हार्ड लाइन एटीट्यूड अडॉप्ट करने लग गए थे, हिंदू सिखों में डिफरेंसेस पैदा। तो मैं लिखता था कि कम से कम एसजीपीसी को कहिए कि ये दूसरा मुल्क है, अपने मुल्क की इज्जत रखने के लिए ठीक आदमियों को भेजें। तो मैंने वो बंद, तो 79 में तो मैं ये कहा। और इंडिया की बात सुनिए, उस वक्त जो है, क्योंकि मैंने कहा ना वो भिंडरांवाले को हॉबनॉब कर रहे थे, कैनेडियंस लोग इतना जानते थे कि सब कुछ मुझसे पूछा भी करते थे, ये भिंडरांवाले को कांग्रेस क्यों उठा रही है। तो मेरे पास तो कोई जवाब था नहीं, मगर अभी तक जो कनाडा में अभी भी याद कर रहे थे कि उनके पूर्वजों ने गदर मूवमेंट में कितना हिस्सा लिया। गदर मूवमेंट 1913 में शुरू हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और उनका था अल्टीमेट प्लान कि हम जाके 3000 सिखों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, सब कुछ बेच के इंडिया में आ गए कि जब हम म्यूटनी कराएंगे आर्मी में अंग्रेजों के खिलाफ तो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी प्लान लोगों ने लीक कर दी, एक सोर्स था इनमें से, और भाकना थे प्रेसिडेंट, और उनका था एक बहुत जो था, कई यंग लोगों को फांसी हुई इसमें। तो ये अभी भी याद कर रहे थे उसके बारे में। और पंजाब में तो मैं आपको कहा कि उस वक्त एक बीजी देशमुख थे, बाद में वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, ICS ऑफिसर। उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी होम थे, जो इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस सारे इंडिया की उनके अंडर थी। तो वो पंजाब में गए बाई रोड, और रास्ते में जिम्मेदारों से बात हुई, सिखों से खेतों में, उन्होंने बड़ी अच्छी आवभगत करी। फिर लुधियाना में हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले वो, और उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा साहब बढ़िया अमन चैन है यहाँ। तो फिर हरमंदिर साहब गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल में गए, वहाँ SGPC लोगों से बात करी, मेंबर से। उन्होंने कहा साहब यहाँ तो यंग आदमी जो है आजकल धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, ऐशो इशरत कर रहे हैं। और उनको लोग यात्रियों से भी बात हुई, भिंडरांवाले के बारे में बात करी, मगर कोई ख़ास बात थी नहीं, उसका असर नहीं था। तो ये तो देखिए 1979 के अंत तक ये खालिस्तान का ना कोई फॉलोइंग ना कोई कुछ। तो बाद में जब आगे चलेंगे आपको पता लगेगा, मेरे पास प्रूफ थे, मैं बतलाऊंगा कि क्या मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं था वहाँ। सर जैसे खालिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, और हमारे देश के जो युवा हैं या बाकी जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो आप हमें इसके बारे में भी कुछ डिटेल में बताइए। अब तो मैं कह चुका हूँ कि अंत तक 1979 के अंत तक कुछ चीज़ें नहीं थी। मैं कनाडा से वापस आ गया अक्टूबर 1979 में, और उस वक्त RNAW जो था ना, नया डिपार्टमेंट 68 में बना था, तो कोई अपनी बिल्डिंग नहीं थी, सारे शहर में फैली हुई थी। और एक उसका हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में था, जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है, मिसेस गांधी के ऑफिस की दूसरी तरफ। तो उसमें 4-5 सीनियर ऑफिसर थे, उसमें से मुझे भी एक बहुत सीनियर पोस्ट दे दी गई। मैं इंचार्ज हो गया सारे RNAW स्टेशन के बाहर कैसे रन करना है। बाद में एक और एडिशनल चार्ज दे दिया, जो लेजा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करनी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, जैसे CIA है, ब्रिटिश फॉरेन MI6 वगैरह। तो उस पीरियड में देखिए कि RNAW में जब तक मैं आया, कोई ना डिवीजन ना ब्रांच, कोई ना सिख एक्सट्रीमिज्म के ऊपर ना खालिस्तान। अगर कोई ऐसी बात होती बाहरले मुल्कों में तो RNAW में कुछ तो होता। सबसे पहले जो बनी ब्रांच एक सिख एक्सट्रीमिज्म एंड इट्स लिंक्स विद ISI, वो दिसंबर 1980 में बनी, और उसके लिए बी रामन को इंचार्ज बनाया। बी रामन ने अपनी किताब में लिखा है, ये मुझे तो पता था, वो काउबॉयज ऑफ RNAW उसकी किताब है, उसमें ये लिखा कि ये ब्रांच बनाई और मैं उसका इंचार्ज हो गया। अब दूसरा सुनिए, मार्च में 1981 में, मैं अभी साउथ ब्लॉक में बैठे हैं, हमारे उस वक्त डायरेक्टर जो सेक्रेटरी मिस्टर NF संटूक थे, तो कौ साहब तो रिटायर हो गए थे पहले। संटूक साहब ने कहा कि सिद्धू ऐसा करो कि 7 प्रपोजल बनाओ नए RNAW स्टेशन में जो वेस्ट यूरोप में होंगे, जहाँ सिख ज़्यादा हैं, जहाँ RNAW की प्रेजेंस पहले नहीं थी, और उसमें बाकी नॉर्थ अमेरिका दैट इज़ कनाडा एंड US में होंगे। तो ऐसा लिखो कि खालिस्तान की बात जोर पकड़ने वाली है, और इससे पहले कि जोर पकड़े हम अपने आदमी वहाँ भेजना चाहते हैं ताकि हमें पता लगता है या क्या एक्टिविटी है। तो मैंने बना दी 1.5 पेज की प्रपोजल। तो मुझे पता था कि कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हम ये प्रपोजल भेजते हैं, क्योंकि एम्बेसी में जाके रहना उन्होंने, वहीं काम करना, वहीं दफ्तर। तो एक पोस्ट PA की, असिस्टेंट की नहीं देते थे 10-10 साल से, कि हमारे पास कोई कमरा नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं दे पाएंगे एम्बेसियों में। तो हमने कहा था भेज देते हैं, कौन आएगा, कहाँ से आएगी ये अंदर से, क्योंकि मुझे तो पता था खालिस्तान कनाडा में कहाँ था ये। तो भेज दिया मैंने। मुझे हैरानी हुई कि 2 महीने में सारी पोस्टें आ गई सैंक्शन होके।
मुझे लगा तो मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, जो पहले वाले कुछ नहीं कर पाए। खुशी बहुत अंदर से, उस वक्त मुझे पता नहीं था ये क्या कुछ हो रहा है। तो ये भी हुआ, ले ली पोस्टें। तो फिर हम नई बिल्डिंग में जो है ना CGO कॉम्प्लेक्स में, आपने देखी होगी, तो 81 में अप्रैल मई में यहाँ आ गए थे हम। तो वहाँ पर फिर संटू साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो सिद्धू, RNAW को जो डायरेक्टर रैंक के, डिप्टी डायरेक्टर DIG रैंक के हैं अफसर, उसके डायरेक्टर एंड अबव, उनको तुम बतलाओ कि खालिस्तान चीज़ क्या है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो मैंने अब ये देखिए कि मिडल ऑफ 81 तक लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि खालिस्तान क्या है ना। ये क्यों हो रहा था ये बाद में हमें पता लगा। मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ जो है ना हो रहा है कि मिसेस गांधी अकाली दल से बदला ले रही है, क्योंकि अकाली दल जो थे, जब तक इमरजेंसी रही, एक जत्था रोज गोल्डन टेम्पल से हरमंदिर साहब से निकलता था और एंटी इमरजेंसी नारे लगा के अरेस्ट दे देता था। मैंने कहा वो कर रही है फिक्स, इनको बदला। मगर हमें पता ये लगा 1982 के मिडिल में, एक हमारा दोस्त पटियाला से आया, उसने कहा कि वीर जी बड़ी बुरी खबर सुनी है, हिंदू थे वो। तो उसने कहा कि क्या बात। मैंने कहा, कहता साहब RSS के वर्कर्स जो पटियाला में थे उन्होंने मुझे बतलाया कि जहाँ तक उनकी खबर है 1980 में जनवरी की इलेक्शन जब जीती मिसेस गांधी, तो क्योंकि 77 में तो इमरजेंसी में हार गई, इन्होंने बाद में मुरारजी की, चरण सिंह की गवर्नमेंट तोड़ के नई इलेक्शन कर ली संजय वगैरह ने, वो जनवरी में हुई। तो अब जो है जीतने के बाद संजय ने अपनी मदर से कहा कि देखो हमारी 1977 की इलेक्शन हारने के बाद बहुत बुरी दशा हुई, अब हम ये चाहिए कि बिल्कुल वैसा दोबारा रिपीट ना हो। हम अभी से ये इंश्योर कर लें कि अगली इलेक्शन जो 1985 जनवरी से पहले होगी वो हम खालिस्तान भिंडरां वाले मुद्दे पे जीतेंगे। तब हमें सब कुछ फिट बैठने लगा कि भी ये तो डिसीजन पहले हो गया था। तभी उन्होंने एक ब्रांच खोल दी RNW की। बाद में जनवरी में हुआ डिसीजन, बाद में संजय जून में मर गया, तो उसके बाद दिसंबर में RNW ब्रांच खुल गई। उसके बाद जनवरी नहीं मार्च अप्रैल में मैंने प्रपोजल भेजी 7 स्टेशन बनाने की। मिडिल ऑफ 81 में मैंने सबको बताया। तो ये तैयारी उस डिसीजन के कारण हो रही थी। अब यहाँ से हमारा ऑपरेशन 2 शुरू होता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो पहले तो ऑपरेशन 2 में कौन कौन मेंबर थे? संजय गांधी, जैल सिंह, इंदिरा गांधी और कमलनाथ शुरू में। अब संजय के मरने के बाद उसका भाई जो राजीव गांधी आ गया इस पिक्चर में, और राजीव गांधी के साथ जो थे अरुण नेहरू, फोतेदार, ML फोतेदार, और बाद में एक चल रहा है मिसेस गांधी तो थे ही, कमलनाथ भी थी, बाद में अरुण सिंह कपूरथला फैमिली वाला आ गया। तो ये दूसरे ऑपरेशन 2 को चलाने वाले ये थे। और दोनों ऑपरेशन जो थे ये मिसेस गांधी के पर्सनल रेजिडेंशियल ऑफिस से चलते थे। वो रेजिडेंशियल ऑफिस 1 अकबर रोड नाम की जगह थी ना। अगर आप 1 सफदरजंग रोड इधर आएंगे तो मिसेस गांधी की रेजिडेंस थी, उसका साथ इधर खुलता था 1 अकबर रोड, वो उनका दफ्तर था। तो ये जो ग्रुप चलता था, ये सब कुछ डिसीजन जो भी होते थे वो 1 अकबर रोड से होते थे। तभी मैंने 1 अकबर रोड का लिखा है कि 1 अकबर रोड गैंग, वो जो चल रहा था पहले भी, अब जो है दूसरा। और ये जो है भिंडरां वाले और खालिस्तान, भिंडरां वाले को लगा इनको संजय को शुरू में कि देखो भिंडरां वाले ने हमारी मदद बहुत करी, अब इसका प्रोफाइल और चढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, और खालिस्तान के मुद्दे को और उठा देते हैं। और ये इतना हिंदुओं के ऊपर उनका डर पैदा कर दें भिंडरां वाले का, और लोगों के ऊपर इतना डर पैदा कर दें कि खालिस्तान बन सकता है। इसको हम अगली इलेक्शन जो 84-85 की होगी उसके कुछ महीने पहले इसको इतना क्रश करेंगे कि लोग हिंदू खुश हो जाएं कि ये तो भिंडरां वाले खत्म हो गए, ये मार दिया, ये कर लिया, हमने बदला ले लिया, और कोई खालिस्तान वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा तो हिंदू या मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हमें वोट दे देंगे और हम जीत जाएंगे। दिस वाज देयर प्लान। ओके सर। सर, ये जो भिंडरां वाले का खात्मा था, इसके लिए जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था, इसकी इनसाइड स्टोरी के बारे में हमें कुछ बताइए। इसमें ये देखिए जो मैंने कहा है ना कि ऑपरेशन 2 मैंने बतला दिया मुद्दा कौन था और कैसे करना था और कौन करेंगे, ये तो कह दिया। अब डिसीजन हो गया जनवरी, अब 5 साल कैसे निकालेंगे उसको, है ना। 5 साल निकालने के लिए उस वक्त तो संजय तो गुजर गया था, तो इन्होंने कहा कि 2 चीजें शुरू करो हम,
प्लान कर ली मिसेस गांधी के अप्रूवल के साथ कि ये जो है अब दो काम करते हैं हम। एक तो अकाली दल से बातचीत शुरू कर देते हैं हम, उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी, वाटर इश्यूज और बाकी जो कई हैं, बहुत डिमांड्स किताब में हमने लिखी हैं, और उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अकालियों के मन में ये हो जाएगा कि ये हमें अब हमारी मांगे मिलने वाली हैं, उस होप में चले। दूसरी तरफ ये उन्होंने मिस्टर काओ जो थे उस वक्त सीनियर एडवाइजर दोबारा वापस आ गए थे, वो रिटायर हो गए थे मोरारजी देसाई के आने के बाद 77 में। तब 81 में अगस्त में मिस्टर आर एन काओ को फिर अपॉइंट कर दिया एज सीनियर एडवाइजर। तो काओ साहब के कहा, तो RNAW ऑफिसर से कहा कि तुम जो है एक ऑपरेशन तैयार करो जिसको SFF जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और एक कमांडो जो हैं अभी भी हैं डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी के पास 150 RNW का हिस्सा ही है, तो उसमें 150 में से 75 आर्मी के होते हैं और 75 CRP एंड BSF हर तीसरे साल बदल देते हैं। बड़े हाईली ट्रेंड कमांडोज हैं ये। तो उनको यूज करके हम भिंडरांवाले को पहले जो चौक में था, इसका हेडक्वार्टर था ना दमदमी 6 साल का, तो वहां पकड़ सकते हैं। बाद में जब जुलाई में 1980 में शिफ्ट हो गए गुरु नानक निवास में, वहां से पकड़ सकते हैं। बाद में जब वो अकाल तख्त में आ गया 15 दिसंबर 1983 को, जब लंगर गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के लंबर से करेगा तो वहां से पकड़ लेंगे। तो तुम अपना प्लान करो। ये तो दो चीजें चलती गई समय। अब जहां तक देखो बात चल रही है इनकी, तो अकालियों से PC अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखता थ्रू द कॉरिडोर पावर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के PC अलेक्जेंडर। उन्होंने कहा कि 26 राउंड चले हमारे, और 26 राउंड चलने में हर वक्त जो था वो अकाली दल जो है वही अनरीजनेबल डिमांड पैदा कर देता था, वो मानता नहीं था, गलती उनकी थी। ऑल्दो गलती नहीं थी बल्कि ये लटकाना था उनको। मैंने एक चैप्टर में लिखा ना कि ये जो पीसफुल नेगोशिएशन एशरार, ये सब ढकोसला था, और क्यों नहीं करना था मैं ये बतला रहा हूँ। PC अलेक्जेंडर ने 26 राउंड के बारे में बात करी, और इसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मीडिएशन थी, सरदार सोरेन सिंह फॉर्मर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फादर इन लॉ थे वो, तो उन्होंने इमरजेंसी के बाद वो रिजाइन कर दिया था कैबिनेट से उन्होंने 1975 नवंबर में। तो अकालियों ने, अकाली दल थे ना ये लॉन्गोवाल लेड अकाली दल, तो इन्होंने जब भिंडरांवाला जुलाई 1982 में आ गया, अब गुरु नानक निवास में शिफ्ट कर गया, तो उन्होंने आदमी भेजे। उस वक्त जलंधर चले गए थे सरदार सोरेन सिंह, अपने पर्सनल घर रहते थे वहाँ। तो बलवंत सिंह एंड प्रकाश सिंह बादल, तो वो शायद एक दोनों आए होंगे या एक आए होंगे, उनको मिलने आए कि साहब लॉन्गोवाल, हरचंद सिंह लॉन्गोवाल जो उनके लीडर थे, उन्होंने हमें भेजा है कि आप भिंडरांवाले को आपने, उनका नाम असल वर्ड था, मैं किताब में तो नहीं लिखा, कि आपने जिन जो भूत जो है यहाँ पर लगा दिया, अब हमें ये तंग करेगा और हमारे पीसफुल एजिटेशन को ये मिलिटेंसी की तरफ ले जाएगा। हमें प्लीज कुछ मदद करो, कुछ फेस सेविंग सॉल्यूशन ढूंढो हमारे लिए, ताकि हम इस जो है एजिटेशन को, पीसफुल एजिटेशन को विड्रॉ करें, खत्म हो जाए। तो इन्होंने सरदार सोरेन से, मिसेस गांधी से भी बात करी, वो कहती हैं हाँ करिए आप। और उसके बाद जितने लीडर थे उस वक्त अकाली दल के, हरचंद सिंह लॉन्गोवाल के अलावा बाकी जेलों में थे, रात रात को मिले पर्सनल कार में लेके और उनको समझाया। बाद में ये छुड़वा दिए थे जेलों से। और फिर भिंडरांवाले को भी मिले उनके कमरे में जाके, उसकी भी राय लेने के लिए। और ये कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा है बियॉन्ड द लाइन, कि एक दिन मैं भिंडरांवाले के बड़े अनटाइडी रूम में गुरु नानक के निवास में बैठा था, और उसमें सभी लोग नीचे बैठे थे, एक ही कुर्सी थी, तो मेरे पास कुर्सी में मैं बैठा, तो सरदार सोरेन सिंह आ गए और वो जाके अपने दरी पे नीचे बैठ गए। तो मैं उनको कहा साहब यहाँ कुर्सी पे आ जाइए आप। उन्होंने कहा कि इस जैसे संत के सामने मेरी जगह यही है। उसको पता नहीं था कुलदीप नायर को, उसने ऐसा लिखा कि देखो इतने बड़े बड़े भी आदमी उससे डरते थे। तो मैंने कुलदीप नायर हम जानते थे, तो एक साल उनके गुजरने से पहले बतलाया कि असली बात तो ये थी। क्यों बैठे थे? वो भिंडरांवाले की ईगो को मसाज करने के लिए, ताकि उससे कुछ लेना था। तो जब सब चले गए तो भिंडरांवाले ने कहा साहब कुर्सी पे बैठ जाओ। तो हमारे सरदार साहब ने कहा भिंडरांवाले को, देखो मुझे तुम ये मत गलतफहमी रहो कि तुम्हारे मोटरसाइकिल जो शूटर हैं, आर्म्ड हैं, वो तुम्हारी रेवोल्यूशन ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ तुम्हें 2 दिन में ख़त्म कर सकती है, और मुझे हैरानी है कि तुम्हें क्यों नहीं ख़त्म किया अभी तक। मगर कहते हैं ये छोड़ो, मैं एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, लॉन्गोवाल ने ये कहा है,
और मैं उनकी कुछ मांगों के ऊपर विचार कर रहा हूँ और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भिंडरावाले ने कहा साहब ये हिंदू गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगा। तो उसने सरदार साहब ने कहा कि देखो ये मुद्दे सारे अकाली दल लेगी, तुम्हें क्या चाहिए अपना। तो उसने बहुत छोटी सी डिमांड मांगी कि मेरे जो दो साथी हैं अमरीक सिंह एंड थारा सिंह, अमरीक सिंह गुरु भाई था, थारा सिंह उसका नंबर 2 था, तो वो जेल में हैं, छोटे से क्राइम भी नहीं था कुछ, कि उनको छुड़वा दीजिए। तो ये उसकी डिमांड थी, अगर एग्रीमेंट होती मैं चला जाऊंगा वापस अपने वहाँ पर जो है दमदमी टकसाल चौक मेहता में। तो हो गया ये। फिर उसके बाद अकाली ग्रुप जो है एक सब कमेटी बना दी दिल्ली में, जहाँ पर वो डिस्कशन करेंगे अपनी डिमांड्स के ऊपर। 2 और 3 नवंबर को दिल्ली में अकालियों ने बातचीत करी और बातचीत 3 तारीख को एक स्पीच बना दी गई जो कि पीसी सेठी होम मिनिस्टर में अगले दिन पार्लियामेंट में पढ़नी थी। और वो स्पीच जो है वो अकालियों को दिखाई गई और अकालियों ने कहा ठीक है सर, फ्यूचरिस्टिक थी, हम ये भी मान जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपकी रिलीजियस डिमांड मांग जाएंगे, पानी के बारे में ये करेंगे, चंडीगढ़ के बारे में ये करेंगे। पॉसिबिलिटी ये पक्का नहीं कुछ लिखा था, मगर काफ़ी था अकाली दल के लिए इतना कि उसके ऊपर विड्रॉ कर सकते। और ये चले गए 4 तारीख को, अगले दिन वहाँ से टेलीफोन अमृतसर से आ रहा है। लौंगोवाल ने कहा या बादल या बलवंत सिंह ने, उस दिन जो था ना उस पीरियड में सरदार साहब मेरे घर में रह रहे थे, मैं चाणक्यपुरी में रहता था फ्लैट्स में। तो हम बैठे थे वहाँ चाय पी रहे थे उधर लॉबी में। तो एक और मैं बात कहना चाहता हूँ शुरू में कि इससे पहले मैं अपने सरदार साहब को बतलाया था कि मेरी खबर जैसे कि पटियाला वाले दोस्त ने दिया है, कहा था कि ये सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं होगा, ये चाहेंगे कुछ आखिर तक लटकाते रहेंगे और फिर इसको दबा देंगे। तो आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सोल्यूशन होगा, तो हो जाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग जो इंटेलिजेंस वाले हो, हर झाड़ी में भूत तुम्हें नजर आता है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो आपको विश करता हूँ सक्सेसफुल हो जाए। तब आगे जब उसका टेलीफोन आया अमृतसर से, सब हम वेट कर रहे हैं उस पेपर की, लेटर की, तो ताकि हम विड्रॉ कर लें। 4 नवंबर 1982 की बात है ये। तो सरदार साहब ने फिर फ़ोन किया प्रणब मुखर्जी, उस वक्त मिनिस्टर थे, बाद में जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, तो पुराने इनके कुलीग थे, जानते थे। तो प्रणब, उन्हें कहा कि क्या हुआ प्रणब, वो वेट कर रहे हैं। तो मिस्टर मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी ने कहा सर अभी वो जो स्टेटमेंट पीसी सेठी पार्लियामेंट में पढ़ेंगे तो उस वक्त एक कॉपी मिल जाएगी उनको। तो अच्छा वो विश्वास कर लिया, ठीक है। 3-4 घंटे के बाद फिर अमृतसर से फ़ोन आता है कि सर हमें चिट्ठी तो मिली मगर वो तो बदल दी बहुत, वो है ही नहीं, वो चिट्ठी बहुत सख्त हो गई है, हम उसके ऊपर कैसे विड्रॉ करें। और लौंगोवाल ने कहा है कि हम जो वायदा किया था विड्रॉ करने का वो नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने सरदार साहब ने पूछा प्रणब से, प्रणब क्या बात है, ये ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा सर बात तो ठीक है, बतलाइए आप क्या करें। तो उन्होंने कहा सरदार साहब ने कि देखो मैं रात रात जाग के लोगों से मिला, मैं चाहता था कि कोई हल निकल जाए, पंजाब के लिए भी बेहतर था, हिंदुस्तान के लिए भी। ना आपने जो कह दिया कर दिया, मैं इससे विड्रॉ करता हूँ, आगे कुछ नहीं करूँगा। ये पता लगा, मैंने किताब में भी लिखा है कि दिन में ये चिट्ठी को मिसेस गांधी ने ये स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया, मगर रात में 1 अकबर रोड जब गई उसको ये चेंज करके दे दिया किसी को। तो ये सोल्यूशन चाहते नहीं थे। ऐसे 3-4 और मुद्दे आते हैं जिसमें कि ये सब कुछ खत्म हो सकता था। 3 और मैं बतलाता हूँ। उसके बाद जो है अप्रैल 1983 में एक डीआईजी जलंधर रहे थे AS अठवाल, तो वो हरमंदर साहब से जब निकल रहे थे तो भिंडरावाले के आदमी ने पीछे से गोली मार के मार दिया। एक डीआईजी रैंक का ऑफिसर 2 घंटे वहां पड़ा रहा। तो दरबारा सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने कहा दिल्ली को कि साहब गुरु नानक निवास में जहाँ भिंडरावाले रहते हैं वो गोल्डन टेम्पल का हिस्सा नहीं बल्कि एक सराय है साथ, उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने नहीं दिया, अगर पकड़ लेते तो खत्म हो जाती। तीसरी चीज सुनिए जरा, फरवरी 1984 में लौंगोवाल को पता था कि ये हमें टाल रहे हैं, कोई सोल्यूशन तो करेंगे नहीं। एक मीटिंग बुला ली हरमंदर साहब में अकाली दल की सीनियर की, तो उसमें कहा गया साहब हम तो तंग आ चुके हैं और ये हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा, हम अपना एजुकेशन वापस ले रहे हैं, खत्म। एक वहां पर बलवंत सिंह थे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पहले पुराने अकाली दल के, वो पीसी अलेक्जेंडर के बहुत करीबी थे क्योंकि पीसी अलेक्जेंडर उनको बिजनेस में 6-7 करोड़ का लोन भी दिलवाया। तो बलवंत सिंह खड़ा होकर कहने लगा कि साहब इतनी सैक्रिफाइसेस हमने की हैं, इसके बाद क्यों वापस ले। ही वांटेड टू सबोटाइज दिस थिंग। अब तीसरी ये होगी।
चौथी अप्रैल में, मैंने पहले शायद आपको बताया कि अप्रैल 1984 में जो है एक नया ऑपरेशन काओ साहब ने और RNW डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी नगरानी साहब ने बनाया ऑपरेशन, जिसके मुताबिक उस वक्त भिंडरांवाले चला गया था अकाल तख्त में 15 दिसंबर, ये आ गया 15 दिसंबर 83, ये आ गया हम कहते हैं अप्रैल 1984, सिर्फ 2 महीने पहले ब्लू स्टार के। तो इन्होंने एक बनाई प्लान कि जब भिंडरांवाले लंगर की छत पे लेक्चर करते हैं आके, उस वक्त लोग 200-300 लोग उसको सुनते थे, तो उस वक्त हम हेलीकॉप्टर MI4 2 हेलीकॉप्टर के थ्रू आएंगे और उसको, जैसे कि उसामा बिन लादेन को किया था, तो दोनों हेलीकॉप्टर में उसको हम पकड़ के ले जाएंगे पीछे से CRP की मदद से, पूरा उसको कॉर्डन करके और अपनी जगह पे उनको पकड़ा देंगे जिसको जाना है। तो मिसेस गांधी को ब्रीफिंग हुई 1 अकबर रोड पे ही, क्योंकि उनको तो कहा था बनाओ तुम ऑपरेशन। तो मिसेस गांधी ने पूछा नगरानी साहब से, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड काओ दोनों बैठे थे, कि कितना नुकसान हो सकता, कितनी डैमेज होगी। तो नगरानी साहब ने कहा हो सकता है हम दोनों हेलीकॉप्टर यूज़ कर दें। आदमी कितने? तो नगरानी साहब ने कहा कि 20% ऑफ द कमांडो, 8-8 बैठते हैं MI4 में, तो 16 में से 20 मतलब 3-4 मर जाते, वो भी नहीं मरने थे। और नहीं पब्लिक में कितना, तो पब्लिक 200-300 वाले मैंने लिखा है कि वो तो हेलीकॉप्टर देखते ही भाग जाते और कमांडोज को ऊपर बैठे ही लोगों को, जो भिंडरांवाले के आर्म्स गार्ड थे, वो मार देते, बहुत नुकसान नहीं होना था। नो मिसेस गांधी ने कहा कि जी मैं जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इतना रिजेक्ट कर दिया, मगर एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ मिसेस गांधी ने करी कि देखो मुझे पता है कि ये मुझे सिख एक्सट्रीमिस्ट किसी दिन मार देंगे, पर मुझे अपने मरने का कोई फिक्र नहीं, पर मेरे बच्चों का क्या होगा। ये 2 दफ़ा, एक पहले दफ़ा भी कहा है कि जिस दिन सरदार सोरेन सिंह आए थे 28, 29, 30 मई को ब्लू स्टार के 3-4 दिन पहले जलंधर से बाई रोड आए थे, तो उन्होंने बहुत आर्मी मूवमेंट देखी। तो उन्होंने, उनके RK धवन प्राइवेट सेक्रेटरी थे, स्पेशल असिस्टेंट मिसेस गांधी के पुराने, तो उन्होंने मीटिंग मांगी, हमारे सामने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ मिसेस गांधी को। तो मिसेस गांधी से मिले, तो उसने कहा कि देखो मुझे ये लगता है कि तुम जो आर्मी को हरमंदिर साहब में भेजोगे, मगर ऐसी गलती कभी ना करना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मिसेस गांधी देखो, ये डिसीजन 25 मई को हो चुका था, सरदार साहब मिलते हैं 29 मई को। सरदार साहब ऐसे कैसे सोच सकते हैं, आप ऐसी गलती मैं कभी कर सकती हूँ? तो फिर उस वक्त उनके सामने ये फिर कहा कि देखो मुझे ये लोग कभी ना कभी मार देंगे, मेरे बच्चों, मगर उनके मन में ये था कि अंदर अंदर से जानती थी जो मैं कर रही हूँ गलत है, मगर वो मजबूरी जाहिर कर रही थी कि मैं हो, तो उनके अंदर बाकियों के प्रेशर में थी ये, जैसे अब राजीव गांधी, अरुण नेहरू, ये फौतेदार वगैरह प्रेस कर रहे थे उनको। तो ये चौथा दफ़ा ये हुआ, 4 दफ़ा ख़त्म हो सकता था, मगर चौथे में जो भिंडरांवाले का कमांडो ऑपरेशन था उसको क्यों नहीं होने दिया। मैंने ये लिखा है कि ये लोग जो हैं 1 अकबर रोड भिंडरांवाले को जिंदा नहीं पकड़ना चाहते थे, ना ही उसके बाद वही चीज़ अकाल तख्त में हुई, वहाँ भी नहीं पकड़ना चाहते थे, क्योंकि इनको डर था कि वो इनके बारे में बतला देगा कि मुझे तो ऐसे कल्टीवेट किया, मैं ये कर रहा था, वो तो उल्टा पड़ जाएगा। तो ये हो सकता था, 4 दफ़ा नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली भिंडरांव उसको गोल्डन, जो आपका ब्लू स्टार टाइप ऑपरेशन होना ही था। जी सर। तो सर इसमें हमें ये बताइए कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन और आप डिटेल में कुछ और बता सकते हैं? हाँ ऐसा देखिए, खात्मा किया गया? हाँ ऐसा है कि अब टाइम आ गया कि भी अब जो पहले प्लान करी थी ना, लॉलेसनेस बहुत बढ़ गई पंजाब में। पंजाब में मैंने एक चैप्टर लिखा है कि जो है पंजाब में जो था ना कि लॉलेसनेस को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए एक 3 मैन थिंक टैंक बनाया गया। 3 मैन जो थिंक टैंक था वो कृष्णा स्वामी राव साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी चतुर्वेदी, बाद में वली आ गए थे, और तीसरे मेंबर थे PC अलेक्जेंडर। ये सब चीज़ें जो पंजाब था ना वो कंट्रोल यहाँ से होता था, पंजाब में कोई डिसीजन वगैरह नहीं होते थे, सब कुछ तीनों आदमी। मैंने ये कहा है कि इस पीरियड में पंजाब वॉज लाइक ए प्रेशर कुकर, जिसका टेम्परेचर कंट्रोल इन 3 आदमियों के पास था कि सिमर करता रहे, बहुत ज़्यादा बॉयल भी ना हो जाए कि इतना ज़्यादा बॉयल हो जाए कि हमें कोई एक्शन लेना पड़े, मगर जो लॉलेसनेस भी चलती रहे। तो ये एक किताब आई है मेरी किताब के बाद, मेरी किताब जो अंग्रेजी की पहली किताब आई थी 2020 में अक्टूबर में, विद इन एन ईयर
एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वेल नोन थे ICS ऑफिसर BD पांडे। BD पांडे साहब पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे और बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे। तो जब ये 5 अक्टूबर 1983 में 6 हिंदुओं को कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में निकाल के गोली मार के मार दिया था, तो गवर्नर रूल लग गया, दौरा सिंह की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। मोबाइल्स हैं, उसकी लड़की ने छापा है, वो तो गुजर गए बहुत पहले। ये मोबाइल्स 1985 में खत्म हो गए, तो उनके गुजरने के 9 साल बाद लिखी किताब 2021 में आई। उस किताब में कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो मैंने कहा है मेरी किताब में कैसे ऑपरेशन चल रहा था, वो उन्होंने उसकी पुष्टि करी है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं 5-7 दिन अपनी चार्ज लेने के बाद मिसेस गांधी के कॉल करने गया। मिसेस गांधी ने कहा कि देखो, ये जितने टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं गोल्डन टेम्पल में, उनको खत्म कर दूंगी, और चाहे मुझे उसका बम्बार्ड भी ना करना पड़े। तो पांडे साहब ने कहा कि मुझे इतनी हैरानी हुई कि मिसेस गांधी यहाँ तक भी जा सकती है। मैंने यही लिखा ना कि असली होना तो जैसे ही था। और दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि दिल्ली जो कुछ हो रहा था सब कुछ दिल्ली से, मेरे 7 एडवाइजर लगाए मेरे साथ उस पीरियड में, सभी का सभी डिसीजन दिल्ली से होता था। क्या उनको सब्जेक्ट देने या क्या चार्ज अभी दिल्ली से होता था। ये सातों दिल्ली जाते थे, कभी कभी ये थिंक टैंक को मिलते थे, कभी मिसेस गांधी को भी मिलते थे, मुझे पता नहीं होता था। तो ये तो सारा कंट्रोल यहाँ से हो रहा था। और बाद में बहुत कुछ कहा है उन्होंने, मैं अपनी किताब में, हिंदी वाली किताब में लिखा है सारा कुछ। तो ये जो है डिसीजन अब आया 25 मई 1983 को, जहां आप कह रहे हैं कि ब्लू स्टार कैसे हुआ। तो 25 मई 1983 को एक मीटिंग हुई जहां पर जनरल वैद्या थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त। तो उनकी मीटिंग बुलाई गई मिसेस गांधी के कमरे में, पार्लियामेंट हाउस में। तो वहां पर ये मिसेस गांधी बैठी थी, वैद्या, PC अलेक्जेंडर एंड RN कॉर्बेट। उनके सामने में जनरल वैद्या ने कहा कि हम घेरा डाल लेंगे गोल्डन टेम्पल का, पानी वानी काट देंगे, बिजली काट देंगे, अपने आप तंग होकर वो सरेंडर कर देंगे। दिस वाज देयर ओरिजिनल प्लान। तो ठीक है, ये हो गया 25। 27 को फिर अकेले वैद्या से मीटिंग होती है, PC अलेक्जेंडर एंड कॉ साहब की, उसमें मिसेस गांधी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि सब पक्का अरेंजमेंट हमने कर लिया, घेरे वगैरह। मगर 2 दिन के बाद 29 मई को जनरल वैद्या ने एक इमरजेंसी मीटिंग मांगी कि मैं तो मिसेस गांधी से बात करूंगा। तो उस मीटिंग में फिर वो पहले दिन वाले तीनों आदमी, और वैद्या ने कहा कि जनरल सुंदर जी ने मुझे कहा है। जनरल सुंदर जी चीफ ऑफ, उस वक्त से वेस्टर्न कमांड के चीफ बन गए थे। तो उसमें उन्होंने कहा साहब कि अगर इतना घेरा डाल लेंगे तो पंजाब के सिख हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमको पीछे से हमें अटैक करने लगेंगे गोल्डन टेम्पल का सीज तोड़ने के लिए। इसलिए जो है हम एक सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे इसमें। तो उस ऑपरेशन में गए और आए, किसी को पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। ये तो समझ, लोगों को पता नहीं भी क्या हुआ। तो मिसेस गांधी ने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। तो उस वक्त जो देखिए सनडाउन को रिजेक्ट किया, कितने क्वेश्चन पूछे मिसेस गांधी ने। इस वक्त इमीडिएटली अप्रूव कर दिया, तुम करोगे कैसे। वहाँ तो कितने सैकड़ों 100 लोग बैठे हैं, जनरल शाहबेग सिंह के ट्रेन किए हुए अकाल तख्त में। तो इतना आसानी से थोड़ा सरेंडर करेंगे, और अपना मरना जो है वो तो समझेंगे शहीद हो गए हम। तो उनसे पूछा ही नहीं। PC अलेक्जेंडर ने पोछापाछी करने के लिए कह दिया कि मिसेस गांधी को बहुत ट्रस्ट था आर्मी में, और उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। तो उसको ट्रस्ट क्या इनमें कम था, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी में उतना ही होगा काउ साहब में भी। तो ये जब डिसीजन 29 को हो गया तो फिर घेरा डाला गया, है ना। घेरा, आर्मी आ गई और BSF CRP वगैरह सब उनके अंडर आ गई। तो मैंने एक लिखा है कि एक वहाँ DIG BSF थे पंडेर। तो उन्होंने कहा साहब, जब जनरल ब्राड ने ब्रीफिंग करी 3 जून को कि ऐसा करेंगे, तो पंडेर ने कहा साहब इतना जल्दी आप नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, बहुत टफ आपको मिलेगी वहाँ से रेजिस्टेंस। तो मैं सब जाटों को जानता हूँ, जाट लोग मर जाएंगे सिख। तो जनरल ब्राड ने कहा कि साहब मैं भी तो जाट हूँ। तो पंडेर ने कहा कि साहब जट सिख की 2 निशानियाँ होती हैं, एक तो गांव में पैदा हो, दूसरे के मुंह में दाढ़ी केस हो। आपके तो दोनों भी नहीं है, तो कैसे जाट हैं आप। तो उसको इतना नाराज़ हुए कि उसको वहीं से ड्यूटी से चार्ज ख़त्म कर दिया, उसको गार्ड दे के उसके गाँव में भेजा। बाद में कोशिश करी गई कि 311 लगा के समरी डिसमिसल हो जाए, मगर डिसमिसल नहीं हुई कि बहुत
ईमानदार आदमी थे। वो बाद में फिर आपके डीजी मणिपुर रिटायर हुए, बाद में डीजीपी पीआरडी वगैरह। तो इस तरह से जो है ये अभी ऑपरेशन होने लगा, तो जनरल सुंदरी जी ने वही कमांडो जो थे ना, जो ऑपरेशन सनडाउन के लिए तैयार किए थे, वो मांग लिए कि हमें चाहिए अब ब्लू स्टार के लिए। तो नगरानी साहब ने क्योंकि अपने कमांडो जाना था, तो उन्होंने एक उनका सिविलियन एम्प्लॉय था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, जो उसने दाढ़ी दूढ़ी रख ली थी अब सिख की तरह। 3-4 दिन लगा के गोल्डन टेम्पल में स्पेशली जो है अकाल तख्त में भी गया। उसने पूरा नक्शा बना दिया कि कितनी गन्स हैं, कितने आदमी हैं, कहाँ कहाँ से चलाएंगे गोल्ड जो है आपका अकाल तख्त में। तो वो दे दिया इनको सब, बराड़ साहब को। अब कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था, कोई इंटेलिजेंस नहीं, सब कुछ पता था। दूसरी चीज, जब ये कमांडिंग ऑफिसर एसएफएफ का वो भी साथ गया, तो बराड़ को कहा साहब के स्टेल्थ एंड सरप्राइज ये कमांडो का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसी में सक्सेसफुल होते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अकाल तख्त के पीछे जो गली है उससे जाएंगे, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके होल कर लेंगे, उसके अंदर हम स्टन ग्रेनेड वगैरह फेंक देंगे, जिससे सब लोग अंदर से डिसओरिएंट हो जाएंगे, भिंडरा वाला भी हो जाएगा, उसको हम पकड़ लेंगे। तो बराड़ साहब ने कहा साहब ऐसा नहीं हो सकता, डैमेज नहीं हो सकता अकाल तख्त। और डैमेज क्या हुआ, सारे टूट गया। और यही जो कमांडोज थे एसएफएफ के और पैरा 1 के, और सामने से बढ़ा दिया उनको, और सब गन पोजीशन जो थी शाहबाज सिंह की, उनको मोर देन 50-60% सब वहीं मर गए वो। तो ये तो ऑपरेशन था। और जितनी जो है इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का वाइट पेपर पब्लिश होता है, जो पार्लियामेंट में पढ़ते हैं जुलाई में, और पार्लियामेंट में जो पढ़ा जाता है वो वाइट पेपर जो है, अब गवर्नर बीडी पांडे ने मोबाइल्स में लिखा है कि हमसे पूछा ही नहीं गया वो वाइट पेपर बनाने के लिए, क्या बनाना क्या नहीं, क्या लिखें। पर मुझे ये पता लग रहा था कि उसमें पुलिस वालों को क्रिटिसाइज करेंगे, पंजाब पुलिस को। तो कहता कि मैंने अपना आदमी भेजा, उनको कहा कि अगर ऐसा तुम लिखोगे तो मैं ओपनली क्रिटिसाइज करूँगा। तो डर के हमारे इतना ज़्यादा नहीं किया है। तो उसमें जो जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उससे असल में कहीं ज़्यादा हुई हैं। बहुत लोगों ने लिखा है, ये ब्रह्म चिलानी ने भी लिखा है, और उसके बाद जो है सतीश जैकब ने भी लिखा है, और इवन गवर्नर बीडी पांडे ने भी लिखा है कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। एक दो चीज़ें गवर्नर बीडी पांडे ने और भी लिखी हैं कि ऑपरेशन होने से 10-12 दिन पहले हमने सब जितनी अकाल तख्त में बाकी जगह गन पोजीशन थी, कितने असला है कितना नहीं है, सब हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दिया था। और ये भी कहा कि जितना असला था वो आपके अकाल तख्त में सब इंडियन था, पाकिस्तान से कोई नहीं आया था। जी सर। सर, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उसकी सूचना आपको कब मिली और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस पर? एक्चुअली उस दिन तो हमारा दफ्तर चल रहा था, मैं दफ्तर में ही मिली हमें, तो बुरा लगा बहुत कि ये तो तरीका नहीं है कि, मगर मुझे पता था, मैंने तो वार्न भी कर दिया था मिस्टर सक्सेना को 8 जून को, जब आके मैं पहले दिन बंगला साहब गुरुद्वारे में जाके गया देखने के लिए, जिस दिन हम पता लगा ना ब्लू स्टार में भिंडरा वाले मारे गए, तो उस वक्त मैं देखा ब्लू स्टार में जाके गुरुद्वारा बंगला साहब में एक पोस्टर लगा था और लोग डिस्कस कर रहे थे, मिसेस गांधी को और कांग्रेस को ब्लेम कर रहे थे। एक में लिखा था कि अमरीक सिंह भाई साहब अमरीक सिंह एंथारा सिंह को तसीहे दे के मारा गया है, अब हर सिख का फर्ज बनता है कि इस बहामनी को मारना है। मिसेस गांधी ब्राह्मण थी ना। तो मैं अगले दिन 8 जून को सक्सेना साहब हमारे उस वक्त सेक्रेटरी बन गए थे डायरेक्टर, तो मैं उनको मिला सवेरे। मैंने सर ये कल देखा है हम गुरुद्वारे में, तो मैं जानता हूँ पंजाब के बारे में कि जिसने भी गोल्डन टेम्पल को पलीत किया है, अहमद शाह अब्दाली वगैरह, मूसा रंगड़, तो उनका बदला लिए नहीं छोड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि अगले 6 महीने में मिसेस गांधी मरी जाएंगी, तो आप उसका बचाइए जैसे ही बचा पाएंगे। तो सक्सेना साहब ने कहा अगर ऐसा होता है तो सिखों का दिल्ली में बहुत कत्लेआम होगा। तो मैंने कहा साहब यही तो लोग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कौन लोग हैं? मैंने कहा पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते जाएंगे। तो ये तो उस दिन हुआ। उसके बाद फिर जब मैं बतलाया आपको कि मैं दफ्तर में था कि मारी गई, वो मारने से पहले 21 अक्टूबर का और मैं बतलाता हूँ इंसिडेंट, मिसेस गांधी के मरने के 10 दिन के बाद 21 अक्टूबर 1984 की बात है। मैं अकबर रोड से अपनी गाड़ी में जा रहा था, मेरी वाइफ और 2 बच्चे बैठे, बाईं तरफ मैं सफदर जंग रोड जिमखाना की तरफ मुड़ा। ये कॉर्नर है ना, जो ये 1 अकबर रोड का कॉर्नर है, उस वक्त दरवाज़ा इधर भी होता था। मिसेस गांधी का रेजिडेंस था 1 सफदर जंग रोड,
उसके साथ मिलता 1 अकबर रोड उनका प्राइवेट ऑफिस रेजिडेंशियल, बीच में एक थोड़ा सा रास्ता था। तो वहां पर मैंने देखा कि 2 पुलिस गार्ड खड़े हैं आर्म स्टेन गन लेके, उनमें से एक सिख था। पहले मुझे पता था कि ब्लू स्टार के बाद सिखों को विड्रॉ कर लिया था गार्ड्स को वहां से। तो मैंने वाइफ को कहा कि कौन इनको लेके आया। मैंने कहा इट इज द इजीएस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी असैसिनेटेड, कि उनको तो मरवाने का सबका आसान तरीका तो यही है कि आप किलर्स को साथ ले आए। तो मेरे लड़के को अभी भी याद है, वो 12-13 साल का था, उसने पता ये कहा। अगले दिन 22 अक्टूबर को दफ्तर में मैं गया, एक हाथ से नोट लिखा हमने। मैंने कहा कि ये सक्सेना साहब को भेज देंगे सेक्रेटरी को, ताकि पता लग जाए कि कल मैंने क्या देखा। तो मैंने लिखा कि ये मैंने देखा, 2 चीजें करिए। एक तो उनको सिखों को एकदम विड्रॉ करिए, बिकॉज टुमारो मे बी टू लेट। दूसरी, हो सकता है आज ही मार दें, कल मार दें। दूसरी चीज, इंक्वायरी करिए कि इनको कौन लेके आया वापस इनको। तो मैंने लिख लिया। तो मेरी एक सेक्रेटरी थी पी सीता लक्ष्मी, उसको कहा कि एक लिफाफा बनाओ, उसमें लिखो टू बी ओपन बाई एड्रेस ओनली। तो ले आई। मैंने पीछे में लिखने के बाद सोचा कि अगर अभी मर जाती है, मार देते हैं, तो वो कहेंगे ये तो पेशबंदी कर रहा, मैं तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हूँ, तो मुझे पकड़ लेंगे, कौन छुड़ाएगा। उस वक्त का वातावरण ऐसा दूषित हो चुका था कि हर सिख को समझते थे ये तो ऐसा ही है ना। तो मैंने फिर लड़की को कहा सीता लक्ष्मी को छोड़ जाओ, मैं खुद दे आऊंगा जाके सक्सेना साहब। वो जाते ही मैंने श्रेडर में दोनों डाल दिए। मुझे बुरा लगा कि अगर मैं बतला देता तो शायद बच जाती, उस वक्त ना मरती कहीं और वक्त। मगर बाद में ये भी तो पता लगा कि कौल साहब ने कहा था, कौल साहब के कहने से पहले वापस चले गए थे ब्लू स्टार के बाद। अब आने के बाद उन्होंने कहा कि 2 सिख गार्डों को कभी इकट्ठा मत होने देना। और हुआ क्या, जिस दिन मरने के लिए जो सतवंत सिंह बाहर जो खड़ा था ना, बाद में मैंने फोटो से पता लगा वो सतवंत सिंह था। तो उसने इस बहाने कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, मुझे अंदर ले आई। तो वो और बेअंत सिंह इकट्ठे हो गए वहां पर अंदर। तो मैंने कहा कि अगर कौल साहब के कहने से नहीं बच पाई तो मेरे कहने से क्या। तो अपने आप को समझा लिया कि साहब आपका ना देने से क्या फर्क पड़ा उसमें। तो ये तो मिसेस गांधी के मरने का ये हुआ। सर, जो इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद में जो नरसंहार हुआ, उसे रोकने के लिए कैसे प्रयास किए गए और वो कितने सफल हुए थे? रोकने के बजाय ये तो ज़्यादा उसको तो आग में और तेल डाल दिया उन्हें। मैं एक्चुअली जिस दिन वापस आया, अगले दिन छुट्टी थी। मैं जब दफ्तर से वापस, उस वक्त पूल कार थी हमारी, होती थी आपस में, कभी मेरी कार कभी उस वक्त मेरे दोस्त के और मिश्रा साहब की। तो मैं आगे बैठा था। तो शाम को 5-6 बजे थे, दफ्तर लोधी रोड से हम आते थे, उस वक्त CGO कॉम्प्लेक्स में चले गए। तो हमें तो पता था मिसेस गांधी मारी गई। तो जब हम तुगलक रोड से INA की तरफ मुड़ने वाले थे, लोधी रोड से, तो एक हिंदू लड़का, यंग हिंदू, मे बी 25-26, भाग के हमारे आगे खड़ा हो गया। तो मैं क्यों भाई? कहता साहब इधर से नहीं जाइए। उसने देखा मैं सिख हूँ। क्या कहता, नहीं कुछ नहीं, इधर से मत जाइए, आप उधर शोका, उधर जाइए वापस। तो हमारे पीछे बैठे थे कुछ लोग, अमरभूषण वगैरह, उन्होंने कहा देख क्या होगा, सिद्धू साहब को देखते हैं कौन पकड़ेगा। तो मैंने कहा देखो ये लड़का वापस आया, वहाँ से भाग के रोक रहा है, इसकी कुछ रिस्पेक्ट करो। तो मैं फिर इधर शोका रोड की तरफ, शोका होटल की तरफ वापस आ गई चाणक्यपुरी में। तो मैंने उस वक्त सुना कि उस टाइम पे अर्जुन दास था इनका चमचा, राजीव का, सोनिया जो संजय का मैकेनिक था ना, मोटर मैकेनिक, उसकी लक्ष्मी विजयनगर में दुकान थी। तो वो सिखों को पकड़ पकड़ के या तो आग लगा रहा था या ऊपर से फेंक रहा था। तो लड़के ने ये देखा, तभी हमें बचाया। ये तो देखो हिंदू सिख की तो बात ही नहीं थी ये। अगर हिंदुओं का झगड़ा होता तो मुझे क्यों बचाता वो। तो फिर अगले दिन छुट्टी थी, मिसेस गांधी मर गई थी ना। तो मैं घर में बैठा था, तो मुझे 10-11 बजे मिस्टर सक्सेना, गैरी सक्सेना अपने दफ्तर में गए ऊपर। मुझे कहा कि सिद्धू मैं देख रहा हूँ बहुत बिल्डिंगों को आग लगी हुई है, और भी सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि सिखों को मार रहे हैं, मैं तुम्हारे पास गार्ड भेज रहा हूँ। 3 SP हमारे पास SSB की गार्ड होती। तो मैं सब, मैं अपना मुल्क में बैठा हूँ, ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है, यहाँ क्या होने वाला, आप रहने दें। मगर फिर एकदम याद आया मुझे कि ये मेरे पास एक वर्ल्ड रेडियो था, जो मैं ट्रांजिस्टर, बड़ा पावरफुल, दुनिया भर की खबरें सुनता था, ताकि क्या हो रहा है पता लग जाता। RNW में एनालिसिस साइड में था मैं। तो उस वक्त याद आया कि जब मैं ढूंढा करता था स्टेशन, उसमें एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ हवाई जहाज, और पुलिस वायरलेस नेटवर्क दिल्ली वालों का, जिसमें तीन स्टेशन थे, गोल्फ 1, गोल्फ 2, गोल्फ 3, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों का आती थी इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले। एकदम याद आया कि मैंने कहा वो सुनूं क्या हो रहा है। तो मैंने जब लगाया, पहली खबर आई
कि ये यशवंत प्लेस है वहाँ पर चाणक्यपुरी में, बिल्कुल जहाँ चाणक्य सिनेमा था ना, तो वहीं नज़दीक ही हमारा घर था। तो वहाँ से सब इंस्पेक्टर ने, किसी ने कंट्रोल रूम में कहा कि कुछ लोग जो हैं, अब वो एक नए सरदार जी आए हैं बाहर से, उनके पास बहुत अच्छा सामान है, तो उसको अटैक करेंगे। वो मेरे नीचे रहते थे, रंजीत कल्ला, फॉरेन सर्विस के, जो लंदन में काउंसलर थे, यहाँ आके जॉइंट सेक्रेटरी अमेरिकाज बन गए। तो मैंने कहा कि ये तो अटैक करने वाला है। तो मैंने कल्ला से पूछा भी तुम्हारे पास वेपन है कोई? कहता मेरे पास एक गन है, एक रिवॉल्वर, कोई कार्ट्रिजेस नहीं है, अगर होते तो मैं ऊपर लेके दोनों बैठ जाते, आते तो मार मूर लेते उनको। तो फिर मैंने सक्सेना साहब से कहा कि गार्ड भेजिए, और गार्ड को फिर हमने 3 दिन रखा और उसकी नाकाबंदी सारी कॉलोनी की करी। 2-3 यंग आदमी और एक आदमी, एक एज, उसका कंट्रोल करते थे गाड़ी में। तो मैं कंट्रोल से बताता था कि ये करो वो करो। और जो है इस पीरियड में मैंने फिर वो पुलिस नेटवर्क को जब मॉनिटर किया, ऐसी शर्मनाक बातें मैंने सुनी उसके ऊपर। मैं सोच रहा था कि अगर रिकॉर्ड करता तो हो सकता था एक किताब और लिख लेते, मगर 8-7 इंसिडेंट मुझे याद हैं, वो किताब में मैंने लिखे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि एक विनय सीतापति हैं, उन्होंने अपनी किताब में द हाफ लाइन, जो बायोग्राफी है नरसिम्हा राव की, वो लिखी है। उस किताब में लिखा कि 31 अक्टूबर को शाम को जब राजीव गांधी ने शपथ ले ली प्राइम मिनिस्टर की, थोड़ी देर बाद एक वहां से टेलीफोन आता है उनके दफ्तर से, 1 अकबर रोड से आया होगा। नरसिम्हा राव को ये कहा कि हम तुमकी, होम मिनिस्टर तो पुलिस का इंचार्ज होता है ना, दिल्ली पुलिस वगैरह सारे इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुलिस पावर्स हम ले रहे हैं, ये जो राइट्स वाइट्स चलते हैं इनका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। तो पुलिस पावर क्या लेनी थी, अगले दिन तो वो प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया थी इन लोगों ने, ताकि वो रुक ही ना सके। और नरसिम्हा राव के बारे में उसने, सीतापति ने लिखा है कि ये उसका वाइलेस्ट आवर था, सबसे बुरा टाइम था, क्योंकि उसने अपनी नौकरी को बचाना ज्यादा बेहतर सुना, ना कि थाउजेंड्स ऑफ सिख बच जाते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ उनसे साझा करेंगे? दर्शकों को यही है कि सब, अब जो है, जो होना था तो हो गया। 35,000 से लेकर 50,000 हिंदू सिख मरे इस ऑपरेशन के चक्कर में, और इस चीज़ का फायदा पाकिस्तान के ISI और वेस्टर्न कंट्री जो है, एंग्लो सेक्सन कंट्रीज 4 हैं, जो USA, कनाडा, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ये लेते रहेंगे इस चीज़ का। और हर जो पाकिस्तान का तो पता ही है कि बदला लेना चाहता है बांग्लादेश वगैरह का, मगर ये कंट्री जो हैं, या तो अपने पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपना उल्लू सीधा करेंगे ये। और मैंने ये भी लिखा है इसमें कि देखिए, जैसे अब जो टाइम आ गया है कि राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पावर जो है बहुत बड़ा बन रहा है, और ये चाहते हैं कि इंडिया उनके साथ ज्वाइन कर ले। तो अगर इंडिया ज्वाइन कर लेगा तो थोड़ी देर तक वो इसको, खालिस्तान के मुद्दे को पीछे कर देंगे, और बाद में जब उनका काम सीधा हो गया तो फिर ले आएंगे। जैसे मैंने लिखा है किताब में कि तिब्बत इशू 1972 में जब प्रेसिडेंट निक्सन एंड किसिंजर गए चाहे बीजिंग में माओ से मिलने के लिए, तो उसके टाइम में तिब्बत इशू को बैक बर्नर में डाल दिया, उसको हटा दिया। पर्पज़ ये था कि सोवियत यूनियन की डिसइंटेग्रेशन करनी, तोड़ना था चाइना को अलग करके अकेले। जब सोवियत यूनियन डिसइंटेग्रेट ख़त्म हो गया, और उसके बाद 1919 में उसी साल दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ दे दिया, फिर ले आए आगे। अब तिब्बत इशू फिर चल रहा है। अब इंडिया का, मैंने ये कहा है कि अब जो मर्जी जोर लगा लो, वहाँ बाहरले कंट्रीज़ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो करना है यही सॉल्यूशन इंडिया में करो, और इंडिया में ट्रूथ कमीशन बैठाओ, ताकि जो सिख, मॉडरेट सिख्स हैं, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ मॉडरेट, उसमें पता करो ट्रूथ में हुआ क्या, किसने किया, क्यों किया, कितने सिख मरे, कितने नहीं, हज़ारों का तो पता ही नहीं है क्या हुआ उनका लोगों का। तो इसका हल निकालो यहाँ पर, और ताकि जो मॉडरेट सिख्स हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में 97-98% बाहरले मुल्कों में चुप करके बैठे हैं, उनको जो सिख खालिस्तानी टॉन्ट करते हैं कि तुम्हें मिला क्या, तुम क्यों कैसी बातें, तो उनके हाथ को मजबूत करो यहाँ पर ट्रूथ कमीशन बिठाने के बाद। तो ये लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग है, कर सकती है अगर चाहे। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने पूरे अनुभव को हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों को बताया अपनी किताब से जुड़ी अलग अलग बातों के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरा, इट वॉज माई प्लेजर टॉकिंग टू यू। खुशी होगी अगर लोगों की समझ में आ जाए इस चीज़ के बारे में। बहुत दुखद ये पीरियड था,
मेरे लिए खास करके। जब किताब लिखी मैं उस पीरियड को दोबारा जिंदा होके बहुत बुरा लगा। हमें पर लिखना तो था, लोगों को साझा करना था, क्या जानता हूँ।